Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are going to talk about human capital formation in India. This is lecture number 5 of the Indian Economic Development for class 12th. हम एक playlist बना रहे हैं जिसमें we are going to cover the entire topic, the entire course of the class 12th Indian Economic Development. 4 lectures are already there on the channel. Do check them out in the playlist section. So, okay, let's start. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ये एक 11 चैप्टर्स 11 लेक्चर सीरीज है 11 वीडियोज आएंगी विच विल कवर द एंटायर कोर्स एंड आई अश्योर यू दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट रिविजन क्लासेस फॉर योर क्लास 12th एग्जामिनेशंस. सो क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले आई एम गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. दिस इज ह्यूमन कैपिटल. मैं आपको कैमरा थोड़ा सा हटा के दिखाती हूँ. सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. यहाँ पे डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस स्लाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कैपिटल इज द इट्स द स्टॉक मतलब जो आपके पास सामान रखा हुआ है टाइप्स. इट्स अ स्टॉक ऑफ स्किल्स, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज विच इज़ एम्बॉडीड इन पीपल. यानी कि आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं, ज़रूरी नहीं है वो नेटिव्स हों, बाहर से भी लोग आ सकते हैं, बट द पीपल हु आर लिविंग एंड अर्निंग इन योर कंट्री और फॉर योर कंट्री, उनके पास कैसी स्किल्स हैं, कैसा एक्सपर्टीज लेवल है, व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन दे हैव एंड हाउ आर दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नॉलेज. इस चीज़ को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. इस स्टॉक को, इस नॉलेज को, स्किल्स को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. ऑन द अदर हैंड फिजिकल कैपिटल इज those things or those inputs that are required for further production, जैसे कि मशीन्स, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स, वो चीज़ें जिनसे कि और चीज़ें बन सकती हैं, उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं. ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है. इसे आप इजीली मार्केट में सेल नहीं कर सकते. आई कैन नॉट सेल स्किल्स इन द मार्केट, आई कैन नॉट सेल एजुकेशन और आई कैन नॉट सेल नॉलेज इन द मार्केट. दीज आर समथिंग दैट आर एक्वायर्ड. ऑन द अदर मतलब इन्हें देख नहीं सकते, इन्हें टच नहीं कर सकते. दैट इज वॉट वी मीन बाय इंटेंजिबल. On the other hand, physical capital tangible होता है, can be easily sold in the market. Physical capital completely एक economic और technical process है. Human capital is also economic process, it is also technical process, but it is partly social process as well. Why? क्योंकि इसमें लोग involved हैं. लोगों का well-being इसमें बहुत ज़रूरी है. If a person well-being से हमारा मतलब है the basic things जो कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो भी बहुत ज़रूरी है. इफ़ अ पर्सन इज हंग्री यू कैन नॉट टीच दैट पर्सन. इफ अ पर्सन डजंट हैव अ होम यू कैन नॉट इफ अ पर्सन डजंट हैव अ होम टू लिव यू कैन नॉट सेंड दैट पर्सन टू स्कूल. ही नीड्स अ होम फर्स्ट. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना एक पार्टली सोशल प्रोसेस भी है. उसमें लोगों का बेनिफिट भी देखना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन मूव अबव टू टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस. ठीक है. देन ह्यूमन कैपिटल को आप उसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते. किसी की एजुकेशन आप उससे अलग नहीं कर सकते. किसी की स्किल्स, किसी का नॉलेज आप उससे अलग नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड फिजिकल कैपिटल कैन ईजिली बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर. ह्यूमन कैपिटल में कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट अगर होता रहे, कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती रहे, तो ये कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करता. ऑन द अदर हैंड फिजिकल कैपिटल डज डेप्रिशिएट. सो ये डिफरेंस होता है बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की. ह्यूमन कैपिटल समझ में आ गया. इट इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज दैट वी हैव. नाउ हाउ डू वी फॉर्म दिस. इसको कैसे बनाया जाए. ह्यूमन कैपिटल इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स. ऐसे लोगों को एक्वायर करना या ऐसे लोगों को बढ़ाना हु हैव स्किल्स, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है. कैसा? which is essential for the economic development of a country. और ये कैसे हो सकता है? This can only be done through continuous investment on people. आपको लोगों पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. Now when I say acquiring and increasing, इसके बहुत सारे तरीके हैं. Acquiring means जैसे कि हमने देखा है developed countries they offer very very good salaries. So people from a country like India who have skills, education and experience, they go to those countries and they work. So what those countries are doing? Those countries are forming human capital. They have acquired those people by paying them better salaries, right? या फिर increasing the number of persons means government knows that India has a lot of population. यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं. So better to provide education, knowledge since a particular age. So when they grow up, they become the asset for the country. तो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जाता है थ्रू एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल जिनके पास स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपर्टीज हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिट, विच इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री,
और ये तभी हो सकता है व्हेन यू आर कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन द पीपल ऑफ योर कंट्री, राइट. मूविंग अहेड, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. किस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हो. दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इन द लास्ट स्लाइड. यहाँ पे आप देखते हैं देयर आर 5 मेन सोर्सेज, 5 तरीके हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के. नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अगर आप एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, देन व्हाट विल हैपन, पीपल विल बिकम लिटरेट एंड एजुकेटेड, they will have better jobs, they will have better income, and of course they can raise their standard of living. Expenditure on health, very important. Human capital formation is, yes, skills, knowledge, expertise है, तो education से ज़्यादा close है, but if the person is not physically well, that person cannot work for the benefit of the country. तो continuous आपको health पे भी expenditure करना पड़ता है. The government has to invest in the health infrastructure. सो इससे जो आपकी लेबर बनती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एंड दे हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सॉरी आई मिस द वर्ड जॉब. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, उनको कॉन्टिन्यूसली ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, द टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज एडवांसिंग. तो जो वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, येस ऑफकोर्स दे आर वर्किंग, बट उनकी स्किल्स और एफिशिएंसी को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है. जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जब कोविड का टाइम आया, व्हेन एवरीथिंग वाज लॉकडाउन, बहुत एंड एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन. लेट्स टॉक इन द एजुकेशन सेक्टर ओनली, टीचिंग सेक्टर की बात करते हैं. द क्लासेस वेंट ऑनलाइन. बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे हु वर नॉट वेल इक्विप्ड टू टेक द क्लासेस ऑनलाइन. They were not able to handle the students in online classes. They were not able to use the tools that are there available. So this is the lack of efficient, this is the lack of skills training. Over the time technology itni advanced ho gayi hai, but teachers were not trained or did not have those skills to handle those classes. So that is very important. On the job training, continuously skill development hona bahut zaruri hai. Then expenditure on information, very very important. Information, people should have knowledge. People, information बहुत ज़रूरी होती है to make decisions in life. तो गवर्नमेंट के पास अगर इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स होंगे, व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर, डू वी हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल द पॉपुलेशन आफ्टर 35 ईयर्स. 35 ईयर्स के बाद जो अभी लेट्स से द किड्स हु हैव जस्ट बॉर्न, आफ्टर 20 ईयर्स दे विल बी रिक्वायरिंग जॉब्स. सो क्या हमारा मास्टर प्लान इतना एडवांस्ड है कि आफ्टर 20 ईयर्स वी विल हैव जॉब्स फॉर देम? इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है. तो ये गवर्नमेंट को बहुत करनी पड़ती है. दे शुड हैव दो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, गुड स्टेटस विद देम फॉर दैट, सो दैट देर इज अ बेटर प्लानिंग. एंड देन एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइग्रेशन में इफ़ यू आर paying better salaries than other countries or other places, then people from those countries who have skills, expertise and knowledge will come to your place. They will work for your country and then the country will definitely grow. So it helps to increase the earnings of the migrated place. जहाँ पे लोग migrate करेंगे उस जगह की earnings अपने आप improve हो जाएंगी. यहाँ पे example ले सकते हैं कैनेडा का. Today Canada is open for the world. It is asking people, it is requesting people to come to the country and work for them because that country has money. But they can see the future. They can see that in the future they might not have people to work for the country. What will the physical capital do if they do not have human capital? That is why this is their planning. They are asking the people to come to the country. They are actually doing the human capital formation in the country so that the economy continuously grows. तो ये 5 सोर्सेज हैं जहाँ से आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, expenditure on information and expenditure on migration, right? Moving ahead, role of human capital formation and economic growth. Human capital का क्या role है economic growth में, क्यों ज़रूरी है human capital? Number 1, अगर human capital नहीं होगा आपका physical capital भी useless है. Who is going to use that technology? Who is going to use those factories and machines if the people do not have skills? So higher productivity of physical capital. हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के पास स्किल्स होंगी, उतने ज़्यादा लोग जॉब करेंगे, उतने ज़्यादा लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इक्वालिटी भी आती है. व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड, दैट पर्सन हैज़ अ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. वो आगे की सोचता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स होती हैं. वेयर पीपल आर लर्निंग, पीपल आर डूइंग रिसर्च, नॉलेज को लोग सर्च करते हैं, वहाँ पे नई इन्वेंशंस होती हैं, नई इनोवेशंस होती हैं और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होती है. Human capital improves the quality of the life and it increases the life expectancy as well. Yes,
an educated person, an informed person can definitely take better decisions in life than the person who is not. The human capital is very, very, very important for the economic growth of any country. मूविंग चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम ये समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने से अगर ह्यूमन कैपिटल में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो इवेंचुअली बेनिफिट गवर्नमेंट को इसी फॉर्म में मिलता है कि ह्यूमन कैपिटल और फॉर्म होता है. लेट्स सी फॉर एग्जांपल, इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक. आपने बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर दिया है, आपने गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे, हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, एंड टुडे वी हैव अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड. अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है. जब ये लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ऑफकोर्स जो आपका फिजिकल कैपिटल है वो बेटर यूटिलाइज होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल. व्हाट विल हैपन, हायर प्रोडक्टिविटी आएगी. देन व्हाट विल हैपन, इंक्रीज द जीडीपी. जब आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली आपका जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हायर हो जाएगा. वाई? क्योंकि अब ज़्यादा लोग आपकी इकोनॉमी के काम कर रहे हैं कंपेयर टू बिफोर, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है उनके पास, दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री. द जीडीपी विल डेफिनेटली इंक्रीज. जीडीपी बढ़ता है तो क्या होता है, इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ती है, हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल्स. अब सोचिए किसी पर्सन की इनकम अच्छी है, उसका स्टैंड ऑफ लिविंग अच्छा है, क्या वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करेगा? डेफिनेटली करेगा. सो जब लोगों की इनकम बढ़ती है, देयर इज अ बेटर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते जाएंगे वो अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, और जितना ज़्यादा वो एजुकेशन पे या हेल्थ पे स्पेंड करने को रेडी हैं, उतने ही बेटर स्कूल्स खुलेंगे. मे बी दे आर प्राइवेट स्कूल्स, बट उतने ही ज़्यादा बेटर स्कूल्स खुलेंगे, उतने ही ज़्यादा बेटर हॉस्पिटल्स खुलेंगे. एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, अगेन जब बच्चों पे, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उन पे हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, इवेंचुअली आपका ह्यूमन कैपिटल स्टॉक फिर से बढ़ता चला जाएगा. सो दिस इज अ कंप्लीट सर्कल. ये एक चेन इफेक्ट है. सो ऑफकोर्स द गवर्नमेंट हैज़ टू डू अ कंटिन्यूस प्लानिंग फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मूविंग, प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. क्यों गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल हो रहा है to educate the people? Number one, population is very, very high. Yes, in a country like India, the population is very high, and it is very difficult to get the information of all these people, to get all these people into the organized sector. Inefficient manpower planning है. Today economics में इतने, we have so good statistics, research इतनी advance हो चुके हैं that we can easily analyze what is going to be the number of people in the country after 35 years. We can easily analyze that. तो अगर हम वो एनालिसिस कर सकते हैं तो द गवर्नमेंट शुड नो दैट आफ्टर 35 ईयर्स मुझे कितने स्कूल्स की ज़रूरत है, मुझे कितने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, मुझे कितनी जॉब्स की ज़रूरत है. दैट इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग. बट ऑफकोर्स इन आवर कंट्री इट हैज़ बीन इनएफिशिएंट, इट हैज़ बीन हाईली इनएफिशिएंट. ब्रेन ड्रेन. बहुत सारे लोग हैं जो कंट्री इंडिया को छोड़ के बाहर कंट्रीज में जाके जॉब करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज देयर दे हैव अ बेटर लाइफ, बेटर अर्निंग्स, and everybody wants a better lifestyle for themselves when they're educated. तो इसे कहते हैं brain drain, when people migrate to a better country and start working over there. Low academic standards. हमारी country में जो education system है, it is highly bookish. It is very vocationalization जिसे हम कहते हैं कि ऐसी education provide करना जो कि jobs में काम आए, that is very less. हमारे academic standards बहुत poor हैं. Students are only learning what is there in the books. They are not understanding what is outside the world. Projects हैं, I mean there are internships, projects, but how many students take them seriously? So the economic standards are pretty poor. Inefficient on the job training, जैसे मैंने आपको बताया है, on the job training ताकि continuous skill improvement होती रहे, वो बहुत inefficient है, especially in primary sector. एग्रीकल्चरल सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आज भी हमारे 90% फार्मर्स को नहीं पता है. एंड इनएफिशिएंट रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है. उतने स्कूल्स नहीं हैं जितने बच्चे हैं, उतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं जितने बीमार लोग हैं. So that is why the resources are pretty inefficient. So these are some of the problems of the human capital formation in our country. But of course, with better planning, these problems can be resolved. Moving ahead, education का क्या रोल है human resource development में? What role does education play in human capital formation या human resource development? So it is an important, बहुत ही important element है of HRD. Education is what? It is teaching, training and learning. लोगों को टीच करना, उनको ट्रेन करना और मेकिंग देम लर्न थिंग. एजुकेशन इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन लिटरेसी. लिटरेसी इज नथिंग. लिटरेसी इज जस्ट रीड एंड राइट. अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, उसको हम लिटरेट बोलते हैं. बट अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो, अप्लाई हिज नॉलेज ऑल्सो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन.
Nevertheless, in India, the literacy rate continues to be lower as compared to the developed country. आज भी ऐसे लोग हैं जो कि रीड एंड राइट भी नहीं कर सकते हैं. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 3 पैरामीटर्स पे एजुकेशन को हम स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर कैसे काम कर रहा है. 3 पैरामीटर्स हैं: प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड टर्शियरी एजुकेशन. लेट्स अंडरस्टैंड देम. Sorry, it's primary education, secondary education, higher education. I have wrongly written the word. सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन की या प्राइमरी एजुकेशन की. क्लास 1 to 8, 6 to 14 ईयर्स. 1950s में 2.23 लाख स्कूल्स थे जो कि वो क्लास 1 to 8 को पढ़ा रहे की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे. टुडे वी हैव ऑलमोस्ट 13 लाख स्कूल. सो येस, देयर इज अ डेवलपमेंट. पॉलिसीज आई हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्व शिक्षा अभियान, दैट मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल, and midday meal schemes, that means students who are coming from the poor families, they will be provided lunches in the school, so that of course if a person is hungry they cannot study. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इनको मिड डे मील स्कीम. सो वेल फेड स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स जिनको अच्छे से खाना मिलता है, दे कैन स्टडी बेटर. एंड टुडे 97% ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन. लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक स्टैट्स है, एक्चुअल पिक्चर इज वेरी पुअर. देन कम्स सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 to 12 यानी कि 14 to 19 ईयर्स ऑफ एज. 50s में अराउंड 7,400 स्कूल्स थे. टुडे वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख स्कूल्स. केंद्रीय विद्यालय एस्टैब्लिश्ड हुए हैं ऑल ओवर द कंट्री. ये बेसिकली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए केवी स्टार्ट किए थे. वाई? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनकी जो जॉब्स होती हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं, राइट? दे हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो देयर किड्स do not suffer because of this transferable jobs. तो गवर्नमेंट ने केवीज एस्टैब्लिश किए. सो इफ यू आर वर्किंग इन वन स्टेट और आपका स्टूडेंट वहाँ के केवी में पढ़ता है, then if you have been transferred to another state, the child will automatically move to the another KV. बहुत सारे KVs established हुए हैं. and vocationalization still remains a distant dream. vocationalization मैंने आपको बताया है, ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, जो कि जॉब्स में काम आए. ये आज भी हमारा एक डिस्टेंट ड्रीम है. आज भी हम अपनी एजुकेशन को वोकेशनलाइज नहीं कर पाए हैं. एंड देन कम्स हायर एजुकेशन या टर्शियरी एजुकेशन. 799 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं. एंड अराउंड 39,000 जनरल कॉलेजेस हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. इनफैक्ट एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 1.5% ऑफ द GDP to 3.1% ऑफ द GDP, विच इज़ अ गुड साइन. बट अगेन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. और जहाँ तक रेगुलेशंस की बात करते हैं, इंडिया में एजुकेशन सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, यानी कि कौन गाइडलाइंस और रूल्स बनाते हैं एजुकेशनल सेक्टर के? 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं: NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी बुक्स आप लोग पढ़ते हैं फॉर योर क्लास 11th and 12th. यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन UGC, ये कॉलेजेस को गाइड करता है, ये कॉलेजेस को ग्रांट्स देता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है. एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE. ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिनके पास पावर है, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं. मूविंग अहेड, चैलेंजेस क्या हैं एजुकेशनल सेक्टर के लिए? व्हाट आर द चैलेंजेस आर एजुकेशनल सेक्टर इज फेसिंग टुडे? सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स. भाई द पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट पीपल इज वेरी वेरी लार्ज. ठीक है, बेसिकली द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर एवरीवन. इनएडिकेट वोकेशनलाइजेशन मैंने आपको बताया है. ऐसे इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं where the students are being provided professional education, but again it is not adequate. जितनी चाहिए उतनी नहीं है. तो इससे क्या होता है? A student, he has education, he has passed out from the school, he has cleared the exams, कॉलेज से पास आउट कर गया है, सब कुछ है, एजुकेशन है, डिग्री है, बट दे आर नॉट एबल टू वर्क. उनके पास प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है. सो देर इज अ गैप between what knowledge they have and what is required to work. तो इसकी वजह से वोकेशनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. देन कम्स जेंडर बायस. आज भी ऐसी मेंटालिटी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया में है, वेयर दे आर सेंडिंग देयर सन्स टू स्कूल्स एंड देयर गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल. और ये एक प्रूवन फैक्ट है. व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली, बट दिस रिमेन्स अगेन अ डिस्टेंट ड्रीम. लो रूरल एक्सेस लेवल है. रूरल एरियाज में आज भी ऐसे गाँव हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बहुत रिमोट एरियाज में हैं. एजुकेशन और स्कूल तो जाना दूर की बात है, वहाँ न्यूज़पेपर्स तक नहीं पहुँचते हैं. सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम. प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्कूल्स खुल गए हैं. people are jumping into that, but those educations are very very expensive and it becomes difficult for a common man or for a lower middle class person to get his child educated in those schools.
एंड लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आज भी एजुकेशन पे स्पेशली रिसर्च पे उतना एडिक्वेट नहीं है जितना होना चाहिए. सो दीज आर द चैलेंजेस आर एजुकेशनल सेक्टर इज फेसिंग. So that was about human capital formation of your Indian economic development. And in the next lecture number 6, we are going to study about rural development. So this was your chapter. I hope you liked the video. I hope you understood the concept. मैंने कोशिश की है कि मैं आपके कोर्स का सारे टॉपिक्स को कवर करूं और स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी इस तरीके से बनाई गई हैं दैट दे रिमेन क्रिस्प. और व्हेन यू सी द स्लाइड्स, जब आप ये स्लाइड्स देखो तो आपको लगे कि हाँ एक ही स्लाइड में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, पिक्चर्स भी मैंने यूज़ की हैं सो दैट you understand them easily and in a better way. I will share these slides on my channel. You can find out the link in the description box. Till then, keep learning. Thank you so much.